नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज हम प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास को करने वाले हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट या बीपीएससी या रीट जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये मान के चलिए यह क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को पूरी देखिएगा, ईमानदारी से देखिएगा, कहीं से कहीं तक कुछ भी स्किप मत करिएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आइए प्रारंभ करते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं साथियों कि इतिहास किसे कहा जाता है। देखिए, इतिहास उसे कहा जाता है साथियों जो अतीत और वर्तमान के बीच का एक अनंत संवाद स्थापित करे, उसी को कहा जाता है साथियों इतिहास कहा जाता है। अब आइए हम ये जान लेते हैं आखिर इतिहास जैसे विषय को हम क्यों पढ़ते हैं साथियों। तो इतिहास जैसे विषय को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि आज से कुछ साल पहले लोग किस तरह से जीवन जी रहे थे, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनका एक तरह से राजनीतिक जीवन, व्यापारिक जीवन, हर तरह के जीवन को हम समझ सके साथियों। और इतना ही नहीं, बल्कि हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि इतिहास में की गई जो गलतियां रही हैं, उस तरह की गलतियां हम दोबारा मतलब भविष्य में ना दोहराए साथियों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश पर मुगलों ने शासन किया, और मुगलों ने क्यों शासन किया साथियों और कैसे शासन किया, ये सब हमारी गलतियों की वजह से, अर्थात कह सकते हैं कि हमारे देश के लोगों की वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक तरह से दूसरे देश के लोगों ने हम पर शासन किया, अर्थात मुगलों ने शासन किया साथियों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, और अंग्रेजों ने भी शासन किया साथियों। और किसी से नहीं छिपा और सबको पता है कि अंग्रेजों ने भी जो हम पर शासन किया, हमारी गलतियों की वजह से ही अंग्रेजों ने हम पर शासन किया साथियों। ठीक है, तो इसलिए हम इतिहास जैसे विषय को पढ़ते हैं ताकि भविष्य में उस तरह की गलतियां ना दोहराई जा सके साथियों, यानी कि उस तरह की गलतियां हमसे ना हो। आइए प्रारंभ करते हैं। अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो जान ही लिया, लेकिन आइए अब इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब सोचिए एक बात कि इतिहास जो आप पढ़ने चल रहे हैं, अगर आपसे कोई कहे कि आज से 5,000 साल पहले क्या हुआ था, तो आप कैसे बता सकते हैं? सोचिए एक बात, अगर आपसे कोई कहे कि आज से 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 1,000 साल पहले लोग किस तरह का जीवन जी रहे थे, कैसे आप बता पाएंगे? तो साथियों, आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे भाई हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसी चीजें है नहीं, क्योंकि हम तो एक तरह से उस समय हम जन्म ही नहीं लिए थे, अभी हमारा जीवन काल कितना हुआ ही है, तो हम कहते 1,500 साल पहले बता सकते हैं। तो साथियों, इतिहास जानने के कुछ स्रोत होते हैं। अगर हम क्या करते हैं, उन स्रोतों को अपनाते हैं, तो उन स्रोतों के माध्यम से हमें पता चल सकता है कि आज से 2,000 साल पहले क्या हुआ था, या 2,000 साल पहले लोग किस तरह के जीवन जी रहे थे, या 1,000 साल पहले, कितना भी समय के पहले हम इतिहास के कुछ स्रोत होते हैं, कुछ रिसोर्स होते हैं, अगर हम उसको अपनाते हैं तो हमें आराम से पता चल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं साथियों इतिहास जानने के स्रोत के बारे में, कि कैसे एक तरह से हमें पुरानी चीजों के बारे में जानकारी मिल सकती है। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, तो पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत किसे कहा जाता है? ऐसा स्रोत जो एक तरह से उत्खनन से प्राप्त हुआ हो। उत्खनन का मतलब हो जाता है खुदाई वगैरह से प्राप्त हुआ। जैसे आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की एक सभ्यता विकसित हुई थी साथियों हमारे देश में। ठीक है, उस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? तो एक तरह से खुदाई वगैरह के माध्यम से बहुत सारी चीजें मिली। जैसे कि बात करते हैं, बहुत सारे बर्तन मिले और बहुत सारी चीजें हमें मिली। इससे हमें पता चला कि अच्छा, इस तरह की सभ्यता हमारे देश में कहीं ना कहीं एक तरह से बसकर जा चुकी है, या इस तरह लोग जीवन जीकर जा चुके हैं साथियों। तो पूरा तात्विक स्रोत के माध्यम से क्या मिल सकता है साथियों? हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहली बात करते हैं, अभिलेख की बात करते हैं। अब अभिलेख किसे कहा जाता है? ऐसा लेख जो पत्थर पर लिखा गया हो, या पत्थर जैसे कठोर धातु पर लिखे गए लेख को क्या कहा जाता है साथियों? अभिलेख कहा जाता है। अच्छा, अभिलेखों पर अगर आप देखते हैं तो राजाओं महाराजाओं के बारे में जानकारी लिखी गई होती है,
कि उन्होंने कौन कौन से अभियान किया था, उनके वंश के बारे में एक तरह से हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है साथियों। दूसरी बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोतों में के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सिक्कों के बारे में, अगर हम सिक्कों सिक्कों को देखते हैं, आज से कुछ साल पहले की बात करते हैं, कुछ साल पहले के सिक्कों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस पहले के लोग इस तरह के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे साथियों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो स्मारकों की बात करते हैं। स्मारक का मतलब हो जाता है साथियों, जैसे अगर आप देखते हैं तो बिल्डिंगे कह सकते हैं, तो इस तरह के स्मारक स्तूपों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है साथियों इतिहास के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत एक तो अभिलेख की बात की जाती है, दूसरी बात करते हैं सिक्कों, फिर स्मारक और स्तूपों आदि को शामिल किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट बात करते हैं जैसे जो अभिलेख होता है ना साथियों, अभिलेख को क्या किया जाता है, उत्कीर्ण किया जाता है। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है साथियों एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना किसके बारे में जाना, पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमने जाना कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं साथियों। उसके बाद हमने जाना कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है साथियों एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। याद कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, सॉरी इस पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभिलेखों में, अभिलेखों से इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि अभिलेखों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है साथियों। अभिलेखों में अगर आप देखेंगे तो जैसे प्रयाग प्रशस्ति है साथियों, एक इसका है समुद्रगुप्त का है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नासिक अभिलेख की बात करते हैं, गौतमी बलत्री का अभिलेख है। एहोल अभिलेख की बात करते हैं, पुलिकेशन द्वितीय का अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो खारवेल का है साथियों। और जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो रुद्रदामन का है। और उसके बाद मंदसौर की बात करते हैं तो यशोवर्मन का है। और ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं तो भोज परमार का है साथियों। अच्छा, इन अभिलेखों का नेम याद रखना है कि कौन किसका अभिलेख है, कई बार मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। एक तरफ अगर आप देखते हैं तो शासक का नेम दे दिया जाता है, एक तरफ शासक का नेम दे दिया जाता है। चलिए ऐसे बता देता हूं, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरफ शासक का नेम दे दिया जाता है और दूसरी तरफ अभिलेख के नेम लिख देते हैं, यानी कि अभिलेख को दे दिया जाता है। और उन पूछा जाता है कि सूची ए, फिर सूची ए बना दी जाती है और सूची ए बी बना दी जाती है साथियों। और कहा जाता है कि मिलान करके आप हमें बताइए। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति किसका अभिलेख है, तो समुद्रगुप्त का अभिलेख है। नासिक अभिलेख की बात करते हैं, एक किसका अभिलेख है साथियों, गौतम बलसरी की बात करते हैं। एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो पुलिकेशन द्वितीय की बात की जाती है। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो यह अभिलेख किसका है, तो कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है साथियों। और अगर आप देखते हैं तो जूनागढ़ के अभिलेख की बात करते हैं तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है साथियों। और मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो यशोवर्मन का है। और ग्वालियर अभिलेख की बात करते हैं तो भोज परमार का है साथियों। तो सबसे पहले हमने जाना कि आखिर हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलेगी। तो इतिहास की जानकारी के अंतर्गत सबसे पहले हमने जाना पुरातात्विक स्रोत के बारे में साथियों। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं वो भी हमने जान लिया, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में साथियों। देखिए सिक्के की बात करते हैं या सिक्कों की बात करते हैं तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स की बात करते हैं साथियों। तो इस बात को याद रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में तो देखते हैं लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, उन्हें फेड अप होने लगती है और फिर वह क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं और सोचते हैं बाद में देख लेंगे। लेकिन बाद में समय में नहीं आता है। देखिए मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप पढ़िए और पूरा पढ़कर जाइएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। बाद में कभी कुछ नहीं आता है और बाद में कुछ नया आ जाता है तो हम सोचते हैं चलो इसको देख लेंगे और उसको भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी तैयारी फुलफिल नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
आहत सिक्के की बात करते हैं तो आहत सिक्के जो होते थे साथियों उस समय के सबसे प्राचीन सिक्के हुआ करते थे, अर्थात सबसे पुराने सिक्के हुआ करते थे आहत सिक्के। आहत सिक्के का मतलब हो जाता पंच मारकर या कह सकते हैं एक तरह से आहत देकर सिक्के को बनाया जाता था। प्रमुख सिक्कों में अगर आप देखेंगे तो प्रमुख सिक्कों में हिंद यूनानियों के सिक्के हैं साथियों, जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के अर्थात सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, पूछा जाता है कि कौन वंश के मतलब कौन से वो शासक थे जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के अर्थात सोने के सिक्के जारी किए थे साथियों, तो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। नेक्स्ट बात करते हैं करसापड़ की बात करते हैं और दिनार की बात करते हैं, ये सब सिक्कों के अंतर्गत ही आएंगे साथियों। अब स्मारक और स्तूप के बारे में समझ लेते हैं। स्मारक तथा स्तूप की बात करते हैं तो ये स्थापत्य कला के क्या माने जाते हैं, पार्ट माने जाते हैं अर्थात भाग माने जाते हैं साथियों। जैसे प्रमुख स्मारक और स्तूप की बात करते हैं तो सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के नगरीय ढांचे के अवशेष की बात करते हैं, नालंदा अवशेष की बात करते हैं साथियों। ये सब हमारा किसमें आएंगे, ये सारी चीजें हमारी किसमें आएंगी, तो स्मारक और स्तूप के अंतर्गत आएंगी साथियों, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा स्रोत हमारा है साहित्यिक स्रोत। तो ध्यान रखिएगा इतिहास के जानने के स्रोत में तीन महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, तीन महत्वपूर्ण चीजें आती हैं या तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, सबसे पहली बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत है, और दूसरी बात करते हैं साहित्यिक स्रोत है, और तीसरी बात करते हैं अगर आप देखते हैं तो तीसरी बात की जाती है साथियों विदेशी विवरण की बात की जाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि इतिहास जानने के तीन स्रोत हमारे पास हैं, एक तो है पुरातात्विक स्रोत है, और दूसरी बात करते हैं धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है साथियों। चलिए इसको और अच्छे से आइए आप समझते हैं और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। देखिए प्राचीन भारतीय साहित्य को धार्मिक और धर्मेतर साहित्य में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है साथियों। जैसे कि बात करते हैं एक तो धार्मिक साहित्य है और दूसरी बात करते हैं साथियों धर्मेतर साहित्य है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। देखिए धार्मिक साहित्य के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण साहित्य आएगा साथियों, बौद्ध साहित्य आएगा और जैन साहित्य की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले धार्मिक साहित्य के बारे में, सबसे पहले धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखिए जैसे ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं, यहाँ जो होगा ब्राह्मण धर्म से संबंधित होगा साथियों, यानी कि इसमें वे साहित्य शामिल होंगे। साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर, जो चीजें लिखी गई हो। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य इसमें शामिल किया जाएगा। और ब्राह्मण अगर आप देखते हैं तो प्रमुख ब्राह्मण साहित्य में वेद आएंगे, और वेद हमारे पास कुल कितने हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद की बात करते हैं। और फिर अगर आप देखते हैं तो वेदांग आएंगे साथियों, और उपनिषद आएंगे, पुराण आएंगे और स्मृति आएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसा कि बात करते हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और स्मृति की बात करते हैं, तो इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलेगी। आप खुद ही सोचिए, एक तरह से वेदों से हमें बहुत जानकारी मिलती है, वेदांगों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, उपनिषदों पुराणों की बात करते हैं, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है साथियों। अब हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जब हमारा बौद्ध काल चल रहा था तो बौद्ध काल में भी बहुत सारे ग्रंथों को एक तरह से लिखा गया था, तो उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। जैसे बौद्ध धर्म की जानकारी हमें मिल सकती है बौद्ध ग्रंथों से, और बौद्ध धर्म के समय में कौन कौन से एक तरह से शासक रहे हैं या आप कह सकते हैं राजा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सकती है साथियों। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित जैसे रचनाओं को शामिल किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि साथियों बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, इन सब के रचनाओं को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं और जैन साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो आगम की बात की जाती है। देखिए जैन साहित्य के जो ग्रंथ होते हैं ना, इन ग्रंथों को क्या कहा गया है, आगम कहा गया है। तो याद रखिएगा
जैन साहित्य के आगम को क्या कहा गया है, साहित्य को क्या कहा गया, आगम कहा गया है। परिशिष्ट वर्मन की बात करते हैं, कल्प सूत्र की बात करते हैं, भगवती सूत्र की बात करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो जैन साहित्य के अंतर्गत आएंगी साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि महोदय ये बता दीजिए इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिल सकती है, आप बताएंगे पूरा तात्विक स्रोत के बारे में और दूसरा साहित्यिक स्रोत के बारे में बताएंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आप बताएंगे धार्मिक साहित्य आएगा और धर्मेतर साहित्य आएगा। तो धार्मिक साहित्य का मतलब हो जाता है कि जो एक तरह से ग्रंथ लिखे गए होंगे साथियों, वो धर्म से संबंधित लिखे गए होंगे। जैसे ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं साथियों वो सारे इसमें आ जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, धर्मेतर साहित्य के बारे में जानते हैं। देखिए जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, जिनका एक तरह से धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, उस साहित्य को या उस लिखे गए चीज को क्या कहा जाएगा साथियों, धर्मेतर साहित्य कहा जाएगा। तो याद रखिएगा जिनका लेना देना धर्म से नहीं होगा, ऐसे ग्रंथ या ऐसी किताबें जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, उन्हें किसमें रखा जाता है, धर्मेतर साहित्य में रखा जाता है। जैसे अगर आप देखते हैं तो आचार्य चाणक्य की पुस्तक है साथियों, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णु के नाम से जाना, विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता है। तो इनके भी अर्थशास्त्र जो इनकी किताब है, इससे भी आपको इतिहास की जानकारी मिल सकती है। जैसे मौर्य काल के बारे में हमें यहीं से जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र की जो मतलब एक तरह से आचार्य चाणक्य है, इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। दूसरी बात करते हैं पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी की बात करते हैं, कल्हड़ की जो पुस्तक है राजतरंगड़ी की बात करते हैं, और बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है साथियों, हर्षचरित की बात करते हैं। ठीक है, तो इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए आप सभी लोगों को इन किताबों के नेम याद रखना है, इन किताबों को नेम याद रखना है, और किताबों के नाम के साथ साथ इन किताबों को किसने लिखा हुआ है, यानी कि लेखकों के बारे में भी आप सभी लोग याद रखिएगा। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में सीधा और सीधा प्रश्न बन जाता है कि महोदय हमें ये बता दीजिए, महोदय हमें ये बता दीजिए कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा है। अगर आपको पता रहेगा तो आप बता पाएंगे, मतलब कि इस किताब को किसने लिखा हुआ है, अलग अलग किताबों के नेम उनके रचनाकार दे देता है। ठीक है, अगर आप यूपी टेट, बीपीएससी और रीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो याद रखेंगे कौन किसकी पुस्तक है और किससे हमें क्या जानकारी मिलती है, वो हम आगे अच्छे से जानेंगे। तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अष्टाध्यायी की बात करते हैं, राजतरंगड़ी, हर्षचरित की बात करते हैं साथियों, तो इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमने जाना कि इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले हमने जाना पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, अभिलेख आ रहे हैं, सिक्के आ रहे हैं, स्मारक आ रहे हैं, स्तूप आ रहे हैं साथियों। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। और अभिलेखों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती ही है साथियों। और कौन कौन से अभिलेख कहां पर हैं ये हमने आपको बताया, सॉरी कौन कौन सा अभिलेख किसका है, प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त की बात करते हैं जो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो गुप्त वंश का शासक होता है। नासिक अभिलेख की बात करते हैं गौतमी बलत्री, एहोल अभिलेख की बात करते हैं पुलिकेशन द्वितीय का, हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो खारवेल का, जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं रुद्रदामन का, मंदसौर की बात करते हैं यशोवर्मन का, और ग्वालियर की बात करते हैं भोज परमार की बात करते हैं साथियों, ये इनका अभिलेख है। फिर हमने जाना सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है साथियों एक तरह से न्यूमिस्मेटिक्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना प्राचीन सिक्के, आहत सिक्के के बारे में जाना। आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्का है साथियों। और हिंद यूनानी शासकों ने क्या किया था, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर स्मारक और स्तूपों के बारे में हमने जाना। सांची के स्तूप की बात करते हैं, ये हमें कहाँ मिलता है साथियों, तो ये मिलता है हमें राजस्थान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मिलता है।
सारनाथ स्तूप की बात करते हैं, ये हमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिलता है साथियों। और अमरावती की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कुछ एक तरह से नगरीय ढांचे, मतलब यहाँ के जो एक तरह से नगर बने हुए थे, शहर बने हुए थे, उसके अवशेष की बात करते हैं। और नालंदा के भी अवशेष मिलते हैं। ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं, तो स्मारक और स्तूप के अंतर्गत आ रहे हैं साथियों। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में देखा। तो पहला हमने जाना इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत के बारे में, और पुरातात्विक स्रोत के बारे में सारी चीजें मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब दूसरी बात करते हैं, साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक तो धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य होता है जिसका संबंध धर्म से होता है, या ऐसे ग्रंथ जिसमें धर्म से संबंधित सारी बातें लिखी गई हों, वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में आ जाएंगे। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो इनके ग्रंथ आ जाएंगे। जैन साहित्य की बात करते हैं तो इनके ग्रंथ आ जाएंगे साथियों। धर्मेतर साहित्य की बात करते हैं तो जिनका संबंध धर्म विशेष से नहीं होता है साथियों, वो धर्मेतर साहित्य में आते हैं। और धर्मेतर साहित्य की जो किताबें रही हैं साथियों कुछ, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और उसको किसने लिखा है ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए अब हम आइए जानते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण से। देखिए विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है, क्योंकि कुछ विदेश के भी एक तरह से लेखक आए, यानी कि कह सकते हैं इतिहासकार या लेखक आए साथियों। उन लोगों ने भारत में काफी लंबे समय तक अपना जीवन जिया, और भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को समझा, और समझने के बाद उन्होंने भारत के बारे में सारी जानकारी अपनी किताब में लिखी। तो उनकी किताबों से भी हमें जानकारी मिल सकती है, जो अलग अलग देशों से भारत में आते हैं और भारत में आकर क्या करते हैं, भारत की सारी जानकारी लेकर अपनी किताबों में लिखते हैं। तो उनसे भी हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिल सकती है साथियों। तो विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत यूनानी, चीनी, तिब्बती और अरबी एक तरह से यात्री भारत में आते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं किसके बारे में, यूनानी लेखकों के बारे में, ठीक है, जो कि एक तरह से हमारे देश में आए। इसमें हेरोडोटस की जो पुस्तक है हिस्टोरिका की बात करते हैं साथियों, तो इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और उसके बाद इंडिका की बात करते हैं। इंडिका किसकी पुस्तक है साथियों, तो ध्यान रखेंगे इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है, टालमी की बात करते हैं। और प्लिनी किसकी पुस्तक है, सॉरी नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, प्लिनी की। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है नेचुरल हिस्टोरिका, इस पुस्तक को किसने लिखा था साथियों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्लिनी। अच्छा, नेचुरल हिस्टोरिका में अगर आप देखते हैं तो पर्यावरण से संबंधित सारी बातचीत की गई है, अर्थात कह सकते हैं जीव जंतु, पशु पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यूनानी लेखकों में हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से जानकारी मिलेगी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से जानकारी मिलेगी, टालमी की पुस्तक एक तरह से ज्योग्राफी से जानकारी मिलेगी, और प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका से हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखते चलिए और समझते चलिए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा साथियों, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं चीनी और तिब्बती लेखकों, मतलब कुछ ऐसे भी लेखक रहे हैं जो चीन से आए हैं और तिब्बत से आए हैं। तो तिब्बत भी चीन के अंतर्गत ही पड़ता है, क्योंकि चीन में ही अब हुए साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं तो चीनी यात्रियों के विवरण में एक तो फायान आता है साथियों, और इसकी पुस्तक की बात करते हैं तो इसकी पुस्तक कौन सी है, फे यू की। ध्यान रखेंगे, फायान की बात करते हैं तो इसकी पुस्तक का नाम है फो यू की बात करते हैं, ये इसकी पुस्तक है। वेन सांग की बात करते हैं तो हेन सांग की पुस्तक कौन सी है साथियों, तो याद रखेंगे सी यूकी की बात करते हैं तो हेन सांग की जो पुस्तक है साथियों वो है, अगर आप देखेंगे तो सी यूकी है, इस बात को याद रखिएगा। तो सी यूकी की बात करते हैं, एक इसकी पुस्तक है साथियों, हेन सांग की है। ठीक है, तो इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तिब्बती साहित्य में यात्री लामा तारानाथ की तयुंगर को भी शामिल किया जा सकता है साथियों, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं अरबी लेखकों के बारे में साथियों। जैसे अरबी यात्रियों में एक तो अलबर्नी आता है। अलबर्नी की बात करते हैं साथियों, इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद की बात करते हैं, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ।
ये वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और एक बार भी पराजित नहीं हुआ था साथियों। ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य था कि भारत से धन को लूटना और अपने राज्य में विस्तार करना। ठीक है, और इसके अगर आप देखते हैं, अच्छा अलबर्नी की बात करते हैं, एक पहला ऐसा प्राणी होता है जिसने पुराणों का भी अध्ययन किया था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला प्राणी कौन है साथियों? तो पहला प्राणी है अलबर्नी की बात करते हैं, जिसकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद की बात करते हैं, जिसे भारत एक खोज नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भारत एक खोज भी नाम दिया गया है साथियों, इस बात को याद रखेगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, सबसे पहले हमने जाना कि इतिहास किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमने जाना कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो हमने जाना साथियों कि वर्तमान, अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद स्थापित करता है साथियों, उसी को कहा जाता है इतिहास कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने जाना कि कैसे हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है, जिसमें सबसे पहले हमने जाना पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करते हैं। तो इनसे हमने ये तीनों पॉइंट्स हमने जाना कि इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है। अब बताइए, क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? अगर किसी भी छात्र के मन में कोई प्रश्न है तो वो अपने प्रश्न को जल्दी से साझा करें और उसके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं आरंभिक संस्कृतियों के बारे में, जिसमें ताम्र पाषाण और पाषाण काल की बात की जाएगी और ताम्र पाषाण काल की बात की जाएगी और वैदिक संस्कृतियों की बात की जाएगी। देखिए, पाषाण काल का मतलब, पाषाण का मतलब पहले जान लीजिए। पाषाण का मतलब हो जाता है साथियों पत्थर की बात करते हैं। जब लोग पत्थरों के साथ अपना जीवन यापन करते थे, कहने का मतलब ये है कि पत्थरों के औजार वगैरह बनाते थे, उसी से शिकार वगैरह करते थे साथियों। तो उस समय की घटना की बात की जा रही है, तो उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र पाषाण काल का क्यों कहा जा रहा है साथियों? क्योंकि मानव के द्वारा सबसे पहली कोई धातु खोज की गई थी साथियों, तो वो की गई थी ताम्र। ताम्र मतलब हो जाता है तांबा की बात करते हैं। तो तांबा की बात करते हैं, तो जब मानव ने क्या किया, तांबा से औजार बनाना शुरू कर दिया, तो उस समय के काल को कहा गया ताम्र पाषाण काल कहा गया साथियों। और वैदिक संस्कृति क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता भारत में जन्म लेती है और उस सभ्यता का नाम होता है वैदिक संस्कृति साथियों, जिसमें अगर आप देखते हैं तो ऋग वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए हम इतिहास का विभाजन कर लेते हैं। थोड़ा से इतिहास के विभाजन कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास का विभाजन करना भी जरूरी है। तो इतिहास को आओ हम विभाजित कर लेते हैं साथियों। देखिए, इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम 3 खंडों में बांट सकते हैं। वैसे तो पढ़ने के दृष्टिकोण से पहले मैं बता देता हूं, जैसे हमारे देश का इतिहास पढ़ने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है हमारे इतिहासकारों द्वारा। एक तो प्राचीन इतिहास में, दूसरा मध्यकालीन इतिहास में और तीसरा देखा जाए तो आधुनिक इतिहास में, यानी कि आधुनिक काल में बांटा गया है। तो पढ़ने के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो इतिहास तो एक ही है, लेकिन 3 भागों में बांटकर हमारे इतिहासकारों ने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया है, जिससे हमें पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत ना हो साथियों। लेकिन हम इतिहास के विभाजन को देखने चल रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले बात की जाती है साथियों, प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। हाँ ठीक है, प्रागैतिहासिक की बात करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं साथियों, सबसे पहला काल आता है प्री हिस्ट्री पीरियड आता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बात की जाती है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात की जाती है। इसके बारे में बात की जाती है तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाती है साथियों। फिर तीसरा काल हमारा आ जाता है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल आ जाता है साथियों? तो ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, एक तो प्रागैतिहासिक काल में, और दूसरा अगर आप देखते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल में, और तीसरी बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है साथियों। एक तो पूरा पाषाण काल में, किसमें बांटा जाता है? तो पूरा पाषाण काल में, याद रखेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मध्य पाषाण काल में, और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो नव पाषाण काल में इसे विभाजित किया जाता है। और जिसमें हम अभी समझने वाले हैं, जिसमें अगर आप देखते हैं तो हम समझने वाले हैं साथियों किसके बारे में? तो पहले तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझेंगे, उसके बाद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सब के बारे में हम समझेंगे। लेकिन पहले आइए हम यहीं पर
बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं साथियों किसके बारे में। सबसे पहले आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। देखिए, जिस काल का कोई लिखित विवरण ना प्राप्त हो, जिस काल का कोई लिखित विवरण ना प्राप्त हो साथियों, उस काल को कहा गया है एक तरह से प्रागैतिहासिक काल। तो कह सकते हैं इस समय किसी भी तरह से, इस समय अगर आप देखते हैं, एक मिनट, हाँ, इस समय अगर आप देखते हैं तो किसी भी तरह से कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि आप सोचिए एक बार, इस समय के जो लोग थे वे पढ़ना लिखना जानते नहीं थे साथियों, तो लिखित विवरण इस समय नहीं प्राप्त होता है। तो लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है, तो जिस काल में लिखित एक तरह से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, उस काल को कहा गया है प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अच्छा, इस समय की बात करते हैं। इस समय के जो लोग थे वे कहीं ना कहीं आदि मानव जिंदगी जी रहे थे, अर्थात आखेटक जिंदगी जी रहे थे। आखेटक का मतलब हो जाता है कि वे लोग शिकार किया करते थे साथियों, और शिकार करके भोजन को इकट्ठा करते थे, इसीलिए इन्हें खाद्य संग्राहक भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें यही नहीं पता था कि हमें क्या खाना है क्या पीना है, बस कुल मिलाकर जो चीजें इनको मिलती थी, जैसे जानवरों को मारते थे, पेड़ पौधे से जो चीजें फल वगैरह प्राप्त होती थी, उन सब चीजों को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में अगर आप देखते हैं तो इस समय का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो किसी भी तरह के कोई लिखित विवरण से नहीं माना जाता है। अच्छा, इस समय का जो इतिहास लिखा जाता है वो किसके आधार पर लिखा जाता है? कि इस समय का जो इतिहास लिखा जाता है साथियों, वो अनुमान के आधार पर लिखा जाता है कि लोग ऐसा करते रहे होंगे साथियों। इसीलिए अगर आप देखते हैं तो इस समय के जो लोग थे वो अगर सॉरी इसलिए अगर आप देखते हैं तो इस काल को पाषाण काल के अंतर्गत भी रखा गया है, क्योंकि इस समय के जो लोग थे वे पत्थरों के औजार वगैरह बनाया करते थे और उसी से क्या होता था, शिकार वगैरह किया करते थे साथियों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो अगला काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल आता है। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इस समय कह सकते हैं कि उन लोगों को तो पढ़ने लिखने की जानकारी थी, यानी कि लिपि और अक्षर का तो उन्हें ज्ञान था। तो लिपि की बात करते हैं, तो लिपि की बात करते हैं साथियों, तो लिपि और अक्षर का ज्ञान था, लेकिन हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए, क्योंकि इनकी जो लिपि थी साथियों वो अगर देखा जाए तो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब ये था कि ये लोग क्या करते थे, अपने जो एक तरह से मन में बातें आती थी उसकी चित्र बना देते थे। तो आप सोचिए कि जो उस समय के लोग रहे होंगे उनके चित्रों का मतलब वही समझते रहे होंगे। इसीलिए भाव चित्रात्मक से साथ साथ इसी को प्रतीकात्मक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रतीकात्मक लिपि भी कहा गया साथियों, क्योंकि इस उस समय के लोग एक तरह से सिंबल बना देते थे, अब उनके सिंबल को हमारे समझ से परे रहा साथियों। तो आद्य ऐतिहासिक काल में अगर आप देखते हैं तो एक कह सकते हैं लोगों को हो सकता है पढ़ने लिखने की जानकारी रही हो, लेकिन उनकी लिखाई पढ़ाई हमारे समझ में नहीं आई साथियों। जैसा कि बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता को याद रख सकते हैं साथियों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि रही है साथियों, वो अगर आप देखते हैं तो आज तक हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चला साथियों, इनकी लिपि से हम कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें खुदाई से हमें प्राप्त होती हैं, उत्खनन से हमें प्राप्त होती है, तो इसके वजह से हमें पता चला अच्छा सिंधु घाटी नाम की सभ्यता भी कोई थी साथियों। उसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इस समय अगर आप देखते हैं तो सारा लिखित विवरण प्राप्त होता है, तो लिखित स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। छठी शताब्दी से लेकर अब तक की जो बात आती है साथियों वो ऐतिहासिक काल में आती है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, अगर आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताएंगे जिस काल के बारे में कोई लिखित विवरण ना प्राप्त हो उस काल को कहा गया प्रागैतिहासिक काल कहा गया। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा गया अगर पूछा जाता है, आप सभी लोग बताएंगे जिस काल में लिखित विवरण तो प्राप्त होते हैं लेकिन उनकी लिखाई पढ़ाई हमारे समझ से परे रही साथियों, तो उसे क्या माना गया है? प्रोटो हिस्ट्री, अर्थात कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। एग्जाम्पल में सिंधु घाटी सभ्यता याद रखना है। ऐतिहासिक काल किसे कहा गया है? तो जिस काल में एक तरह से लिखित सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है या उसके आधार पर इतिहास को लिखा जाता है, उसे एक तरह से ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आइए इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या कहा गया है कि जिस काल के विषय में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उस काल को क्या कहा गया है? प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। तो उस काल को क्या कहा गया महोदय? प्रागैतिहासिक काल कहा गया। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विकास
सॉरी प्रागैतिहासिक संस्कृतियां विकास का आधार मानी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी समय से मानव की बात करते हैं तो मानव कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। क्योंकि पहले शिकार करने लगता है, पहले उसे कुछ भी जानकारी नहीं पता होती है, लेकिन एक बार जंगल में आग लगती है और आग लगने से क्या होता है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और उनके भुने हुए मांस को खाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो फिर उन्हें पता चलता है अच्छा भैया हम भुना हुआ मांस भी खा सकते हैं, उन्हें आग की जानकारी भी कहीं ना कहीं प्राप्त होती है साथियों। तो इस समय मानव विकास की बात करते हैं तो मानव विकास का आधार अगर देखा जाए तो यहीं से शुरू होता है, यहीं से मानव का दिमाग के विकास का शुरू होता है। और आज तक जहां आप बैठे हैं यहां तक एक बार आइए कि सोचिए, एक बार एक ऐसा समय था जिसे ना तो पहनना का पता था, ना पहनने को पता था, ना उड़ने ना सोने, कुछ चीज के बारे में नहीं पता था। जहां मन करता था वहां सो जाते थे, जो मन करता था वह वो खाते थे। आज हम यहाँ तक आ चुके हैं साथियों। हमारे पूर्वज किस तरह के जीवन जिए हैं अब आप समझ सकते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल मानव, एक मिनट साथियों, चलिए देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को मतलब कह सकते हैं मानव इतिहास के जो स्टार्टिंग मतलब मानव इतिहास का आरंभिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इसे प्रागैतिहासिक काल कहने का मतलब है, एक तो पूरा पाषाण काल में, दूसरा अगर आप देखते हैं तो मध्य पाषाण काल में, और तीसरा आता है हमारा नवपाषाण काल। तो याद रखेंगे कि मानव इतिहास की बात करते हैं साथियों या मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं तो इसे 3 भागों में बांटा गया है साथियों। पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। या प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं इसे 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, इसको आइए अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करते हैं, एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में पल्लव से पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी खोज करते हैं साथियों। ठीक है, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनका नेम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पाषाण काल में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था साथियों? आखेट, आखेट का। आखेट का मतलब हो जाता है कि लोग शिकारी जीवन जिया करते थे, मतलब शिकार किया करते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आखेट का मतलब हो जाता है शिकारी या शिकार करना। ठीक है, इस समय एक तरह से मानव खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का मतलब हो जाता है शिकार करके एक तरह से भोजन को इकट्ठा किया करता था। क्या करता था? भोजन को एक तरह से इकट्ठा किया करता था साथियों, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं भीमबेटका, जो कि भोपाल के नजदीक आपको मिलेगा। यहाँ से अनेक प्रागैतिहासिक चित्रित गुफाएं और शैलाश्रय अर्थात चट्टानों से बने शरण स्थल प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर आप देखते हैं तो गुफाओं में बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं साथियों। इस समय यहाँ पर जैसे भीमबेटका आप जाते हैं, भीमबेटका को देखते हैं जो कि भोपाल यानी कि कह सकते हैं मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा साथियों। और यहाँ की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में आप जाएंगे तो बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। और चट्टानों, चट्टानों मतलब होता है पत्थरों, पत्थरों के बहुत सारे एक तरह से रहने के स्थान मिले हुए हैं साथियों, इस बात को याद रखिएगा। इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं सोहन घाटी या सोहन संस्कृत से भी है साथियों, इस बात को याद रखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, इस समय लोगों का जीवन कैसे था साथियों? आखेटक जीवन था, यानी कि कह सकते हैं इनके जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? शिकार करना। लोग शिकार करते थे और शिकार करके जो भी भोजन वगैरह जो भी चीजें मिलती थी उसे इकट्ठा कर लेते थे भोजन के लिए साथियों। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया? एक तरह से खाद्य संग्राहक कहा गया साथियों। और इस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चित्रित गुफाएं मिली हैं, अर्थात गुफाओं में चित्र देखने को मिले हैं साथियों। शैलाश्रय अर्थात चट्टानों से बने घर देखने को मिलते हैं या एक तरह से रहने का स्थान मिला हुआ है साथियों। इसका संबंध अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोहन संस्कृति से भी है साथियों। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तो मध्य पाषाण काल के बारे में आइए समझ लेते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, इसे संक्रमण काल के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से जाना गया है साथियों? तो इसे संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय अगर आप देखते हैं तो मानव का जो औजार होते हैं और उपकरण होते हैं वो
परिष्कृत की बात करते हैं, थोड़ा से और अच्छे बनने लगते हैं और छोटे होने लगते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि बहुत सारे पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो मानव के जो औजार होते हैं साथियों, वो कहीं ना कहीं छोटे बनने लगते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे मध्य पाषाण काल में मानव के औजार छोटे बनने लगते हैं। इस समय मानव ने सबसे पहले कुत्ते को, जंगली कुत्ते को एक तरह से पालतू पशु के रूप में बनाया था। तो याद रखेंगे कि कौन सा वो समय होता है जिस समय मानव ने सबसे पहले जंगली कुत्ते को एक तरह से पालतू पशु के रूप में बनाया था साथियों, वो था मध्य पाषाण काल। ये मध्य पाषाण काल के स्थल में अगर आप देखेंगे तो बागौर राजस्थान मिलेगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। तो याद रखेंगे कि सबसे पुराने समय का एक तरह से स्थल है जहां से मानव के द्वारा पशु पालने के साक्ष्य मिलते हैं साथियों, वो है राजस्थान का बागौर जिला और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जिला की बात करते हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मानव के द्वारा पालतू पशु के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, सबसे पहले हमने समझा पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, इस समय के जो लोग थे उनका जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। इस समय अगर आप देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं और मतलब रहने का एक स्थान चट्टानों से देखने को मिलते हैं और इसका संबंध सोहन संस्कृत से मिलता है। मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। इस समय मानव के जो औजार होते हैं साथियों, बनाने की जो विधि होती है साथियों, वो कहीं ना कहीं छोटी हो जाती है, इसलिए इसे लघु पाषाण भी कहा जाता है या माइक्रोलिथ भी कहा जाता है साथियों। इस समय मानव के द्वारा सबसे पहला पालतू पशु बनाया गया था, जंगली कुत्ता बनाया गया था साथियों। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। और मध्य पाषाण काल में अगर आप देखते हैं तो कुछ स्थान मिलते हैं, ठीक है, कुछ स्थान मिलते हैं जहां से पशु पालने के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि राजस्थान का बागौर जिला है, आदमगढ़ का मध्य प्रदेश जिला है और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हमें पालतू पशु के रूप में पालतू पशु के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में साथियों। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। देखिए, चाक, पहियों और आग का प्रचलन कहां से शुरू होता है साथियों? तो नव पाषाण काल से शुरू होता है। तो याद रखिएगा, चाक की बात करते हैं जो घुमाने वाला होता था और पहियों की बात करते हैं जो एक तरह से बैलगाड़ियों में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने लगा। आग के बारे में तो पहले ही जानकारी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मानव को जानकारी हो जाती है। अच्छा, इस समय मानव के द्वारा अगर आप देखते हैं तो कृषि करना भी शुरू कर दिया जाता है। तो इस समय मानव की बात करते हैं तो मानव कृषि करना भी शुरू कर देता है और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो पहले का मानव अस्थायी जीवन जी रहा होता है साथियों, लेकिन इस समय मानव धीरे धीरे स्थायी जीवन जीने लगता है, क्योंकि कृषि जब कहीं पर करेगा तो वहीं पर रुक कर कृषि करेगा साथियों और फिर एक तरह से बस्तियां वगैरह भी बसाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय नव पाषाण काल में मानव स्थायी जीवन जीने लगता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि महोदय ये बता दीजिए कौन सा वो समय होता है जब मानव क्या करता है, एक तरह से कृषि करना और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो स्थायी जीवन शुरू करता है, तो वो करता है साथियों नव पाषाण काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसलिए इस काल को कृषि क्रांति काल भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, कृषि काल क्रांति किस काल को कहा गया है? तो नव पाषाण काल को कहा गया है। तो सबसे पहले हमने जाना कि आखिर इतिहास किसे कहा जाता है, रिवीजन कर लेते हैं। फिर हमने जाना कि इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हमें अपनाना चाहिए। फिर हमने जाना कि इतिहास को कितने भागों में बांटना चाहिए। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, एक प्रागैतिहासिक काल में, फिर आद्य ऐतिहासिक काल में और तीसरी बात करते हैं नवपाषाण काल में, फिर सॉरी ऐतिहासिक काल में। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने पूरा पाषाण काल के बारे में सारी जानकारी हासिल किया, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में हमने सारी जानकारी हासिल किया और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो नव पाषाण काल के बारे में भी हमने सारी जानकारी हासिल कर लिया। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? अगर आप लोगों को मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई हो तो जल्दी से लाइक करें और बताएं एक बार कमेंट करके कि यस सर, आपने जो हमें समझाया है या जितनी भी बातें आपने हमें समझाई हैं वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन 1 मिनट साथियों, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं और उसके बाद
प्रारंभ करता हूं। चलिए आइए अब प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने भी नाश्ता वास्ता कुछ कर लिया होगा, खा पी लिया होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने का सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा तो हमें पढ़ते ही रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैराथन भी करनी चाहिए। मैराथन करने से बेनिफिट क्या होता है कि बेनिफिट ये होता है कि एक बार में हमें सारे टॉपिक, सारे सिलेबस के बारे में अच्छे से पता चल जाता है और बहुत सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। और वही चीजें को अगर हम दोबारा पढ़ लेते हैं या फिर हम धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता, अच्छा ये चीजें हमने पढ़ी थी, अच्छा फिर जल्दी जल्दी हमें पता चलता है और जल्दी जल्दी चीजें हमें याद होती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि एक बार हमें हर एक विषय की मैराथन क्लास को देख लेना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर से धीरे धीरे पढ़ते चलना चाहिए और फिर प्रैक्टिस भी करते चलना चाहिए। चलिए, ताम्र पाषाण काल स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ताम्र मतलब हो जाता है, ताम्र मतलब होता है तांबा, ताम्र मतलब होता है तांबा। पाषाण का मतलब हो जाता है साथियों पत्थर की बात करते हैं। जब मानव ने, देखिए मानव पहले से ही पत्थरों का यूज कर रहा था, पत्थरों से औजार वगैरह बनाता था, ठीक है। अब क्या करता है कि मानव कि तांबा नामक धातु खोज कर लेता है तो तांबे के भी औजार बनाने लगता है। तो इसलिए क्या कहा गया साथियों, ताम्र पाषाण काल कहा गया या कहा जाता है, ठीक है। जब मानव ने क्या किया, तांबा और पत्थर को मिलाकर, एक तरह से पत्थर को मिलाकर मतलब कभी तांबे के औजार बना रहा है, कभी पत्थरों के औजार बना रहा है साथियों, तो इस समय को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण काल कहा गया। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के तौर पर बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए मानव के द्वारा सबसे पहली धातु कौन सी खोज की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे तांबा। ताम्र पाषाण में तांबा और पत्थरों का प्रयोग साथ साथ होने लगा, तो याद रखेंगे कि इस समय क्या होता है, तांबा और पत्थरों का यूज एक साथ होने लगा। आहार सबसे प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, इसे ताम्रवती भी कहा गया। तो याद रखेंगे
ताम्र पाषाण काल की सबसे प्रमुख संस्कृति कौन सी साथियों? आहार संस्कृति। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बीपीएससी में पूछा जाता है। याद रखेंगे कि आहार संस्कृति की बात करते हैं तो एक कौन सी संस्कृति है? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, जिसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मालवा संस्कृति की बात करते हैं, तो मालवा कल्चर से संबंधित नौदा नौदा टोली, जहां से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, मालवा संस्कृति का एक स्थान है साथियों, वो है नौदा टोली, और यहाँ से कृषि के फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में ये बन जाए कि ये बता दीजिए कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं या किस संस्कृति से मिलते हैं, तो संस्कृति पूछता है तो मालवा संस्कृति बताएंगे, और स्थान पूछता है, जगह पूछता है तो नौदा टोली बताएंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट बात करते हैं इनाम गांव और दैमाबाद जोरवे संस्कृत से संबंधित था साथियों। तो इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में मिलता है साथियों, और उसके बाद दैमाबाद की बात करते हैं, और ये किससे संबंधित है? तो ये दोनों स्थल जोरवे संस्कृत से संबंधित है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की धातुएं मिली हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, दैमाबाद से अगर आप देखते हैं तो दैमाबाद से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिला है साथियों? कांसे की एक तरह से वस्तु मिली है। दैमाबाद हमें मिलता है साथियों, महाराष्ट्र में मिलता है दैमाबाद भी, और इनाम गांव भी मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां से एक तरह से कांसे की धातु मिले हैं भारी मात्रा में, जो कि एक तरह से इनका संबंध जोरवे संस्कृति से था। तो सबसे पहले आहार संस्कृति की बात करते हैं, जो कि प्रमुख थी साथियों ताम्रपाषाण की, और इसे ताम्रवती भी कहा गया साथियों। फिर मालवा संस्कृति की बात करते हैं, तो यहाँ मालवा संस्कृति में एक स्थल है नौदा टोली, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव और दैमाबाद की बात करते हैं, जोरवे संस्कृति से संबंधित है, यहाँ से कांसे की वस्तुएं मिले हैं साथियों। इनाम गांव जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी नाम्र पाषाणिक बस्ती हुआ करती थी साथियों, यानी कि अगर आप देखते हैं नाम्र क्या, ताम्र होना चाहिए, ताम्र पाषाणिक बस्ती थी साथियों, इस बात को याद रखेगा। तो इनाम गांव की जोरवे संस्कृति की बात करते हैं, यह ताम्र पाषाण के सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती थी। चित्रित मृद भांडों का प्रयोग, चित्रित मृद भांड का मतलब हो जाता है मिट्टी के बने हुए बर्तन हुआ करते थे जिसपे चित्र बनाए जाते थे साथियों। ठीक है, तो चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्र प्रधान या ताम्र पाषाण काल में आता है साथियों। इस काल में मालवा संस्कृत के मृद भांड भी उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्टतम थे, यानी कि कह सकते हैं बहुत अच्छे किस्म के बनाए जाते थे साथियों। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, हमने ताम्र पाषाण काल के बारे में भी जान लिया कि यहाँ से क्या इस काल में कौन कौन सी चीजें हमें सॉरी इस काल की कौन कौन सी चीजें प्रमुख थी और जो हमारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण थी, वो सारी बातें हमने अच्छे से जान लिया। आइए अब हम बात करते हैं भारत की पहली शहरी सभ्यता, अर्थात भारत की पहली नगरी और विकसित सभ्यता की बात करते हैं। देखिए, जिस तरह का जीवन आज हम जी रहे हैं ना, ऐसा जीवन आज से 5000 साल पहले लोग जीकर जा चुके हैं। ये कह सकते हैं वे लोग कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा समझदार, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमसे अच्छी जिंदगी जीकर जा चुके हैं। बस हमारे लिए आज अच्छी जिंदगी ये है कि हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास क्या है कि एक तरह से टिकटॉक है, इंस्टा है, हमारे पास रील चलाने के लिए टाइम है। ठीक है, लेकिन उस समय के लोगों की बात करते हैं, भले ही उनके पास ऐसी चीजें नहीं थी, समृद्ध चीजें, मतलब जिसे आज समृद्ध आप मानते हैं, लेकिन इससे बेहतर सारी चीजें कहीं ना कहीं थी साथियों। उनका जीवन जो था शांति प्रिय जीवन था, और बहुत अच्छे तरीके से वे लोग जीवन जिया करते थे। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, उन लोगों में इतनी समझ थी साथियों कि वे लोग क्या करते थे, पानी को भी बचाते थे, और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो अपने घरों को भी बहुत साफ सफाई तरीके से रखते थे, और सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के प्रयोग किया करते थे साथियों। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 2400 से लेकर 1700 बीसी के बारे में माना जाता है। ठीक है, इसके बीच का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आइए एक बार इसको समझ लेते हैं, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। देखिए, सिंधु नदी और सिंधु नदी के जो अन्य सहायक नदियां हैं, इनके आसपास कुछ बस्तियां बसी थी साथियों, उन बस्तियों का नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसके नामकरण को जान लेते हैं। देखिए,
सबसे पहली बात करते हैं तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता तो कहा ही गया, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कोई बता सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना गया? तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 1921 में अगर आप देखते हैं तो दयाराम साहनी जी की बात करते हैं, इनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी की बात करते हैं। तो दयाराम साहनी जी ने क्या किया था, दयाराम साहनी जी ने क्या किया था कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज किया था, सॉरी हड़प्पा नामक स्थल, तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था साथियों। और यह स्थल सबसे पहले खोजा गया था और इस स्थल से सारी जो चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो इसे हड़प्पा शब्द सॉरी इस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था साथियों। और बहुत सारे एक तरह से चीजें हड़प्पा नामक स्थल से भी प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं साथियों, अगर आप देखते हैं तो इससे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? तो सिंधु सरस्वती की बात करते हैं तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। क्यों जाना गया है साथियों सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे तो बहुत सारे स्थल मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो सरस्वती नदी के किनारे किनारे भी बहुत सारे स्थल मिलते हैं। तो सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत सारे स्थल मिलते हैं साथियों, और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भारत की पहली शहरी सभ्यता थी साथियों और विकसित सभ्यता थी, जिसकी वजह से इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता या नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना गया है साथियों। चलिए हम इसको आगे बढ़कर देखते हैं और अच्छे तरीके से। देखिए हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था साथियों दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? 1921 में किया था। इसके बाद 1922 की बात करते हैं। 1922 में क्या किया जाता है? मोहनजोदड़ो की खोज किया जाता है। और मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर महोदय इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया साथियों? ठीक है, ये भी आइए जान लेते हैं। देखिए कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु खोज की गई थी साथियों? तांबा। तांबा की खोज की गई और आगे चलकर मानव ने क्या किया? एक नई धातु कहीं और से मंगवा लिया साथियों, टिन की बात करते हैं। और मानव का फिर शैतानी दिमाग शुरू हो जाता है, तो तांबा और टिन को गलाकर एक नई धातु मानव बना लेता है और उस धातु को कहा जाता है कांसा। और जब मानव क्या करता है? कांसा का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है, तब इस समय को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे हमारे छात्र होते हैं जो पढ़ते पढ़ते बड़ा ऊब जाते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं तभी हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तभी हम सोचते हैं कि भगवान इस साल हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। और जब हम खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में ये जो कह सकते हैं दुविधाएं आती है ना, ये दुविधाएं खत्म हो जाती है। फिर हमारे अंदर जोश आ जाता है और हम कहते हैं भैया हमारा तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम जबरदस्त पढ़ रहे हैं और हमें सब कुछ याद हो गया। ठीक है, याद हो रहा है इस समय। तो देखिए जब हम कम पढ़ते हैं ना तब हमें कंफ्यूजन होती है, तब हमें लगता है हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। और जब हम ज्यादा पढ़ते हैं ना तो सारी कंफ्यूजन दूर, हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। जब हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं ना तो हम जानते हैं कि हमारा जीवन अंधकार में है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं है, अंधकार में है तो कभी 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 ना कभी तो उजाला आएगा ही। लेकिन क्या है कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं कभी ना कभी उजाला आएगा, उजाला लाने के लिए कभी अंधेरे का सामना नहीं करते हैं, बस आंखें बंद करते हैं और उजाला के बारे में सोचते हैं। देखो भैया उजाला तभी आएगा जब अंधेरा का सामना आप करेंगे, जब आप लड़ेंगे और डट कर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे तभी आपको उजाला मिलेगा, नहीं तो अंधेरा आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस वो बात अलग है कि आंखें बंद करने पर आप अमेरिका देखें,
ब्रिटेन देखे या टीचर बन जाए, आईएएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो सब आंखें बंद करने से होता है, लेकिन आंखें खोलने से सिर्फ हमें सामने के दृश्य दिखाई देती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। और क्यों जाना गया साथियों? क्योंकि मानव ने क्या किया था, तांबा और टिन मिलाकर एक नई धातु विकसित किया था, और वो नई धातु कौन सी थी साथियों? कांसा की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। आइए बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं कि कहां तक यह सभ्यता फैली हुई थी साथियों, कहां तक यह सभ्यता फैली हुई थी। आइए इसको जान लेते हैं। देखिए, ऐसे में अगर आप देखते हैं, सबसे पहली बात की जाती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर हमारा कहां है भैया? ऊपर है। दक्षिण हमारा कहां है महोदय? नीचे है। पूर्व हमारा किधर है? इधर है। और पश्चिम हमारा किधर है भैया? इधर है। सबसे पहले उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में अगर आप देखते हैं तो कश्मीर के मांडा, कश्मीर में एक जगह है मांडा, वहां यदि आप चले जाएंगे तो वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अब दक्षिण में आ जाते हैं तो दक्षिण में हमारा महाराष्ट्र है साथियों। क्या है? महाराष्ट्र की बात करते हैं। और महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद साथियों। तो दैमाबाद तक की बात करते हैं तो यहाँ तक उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अगर पूर्व की ओर जाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेरठ है। मेरठ में एक जगह है साथियों, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है, जानते हैं। मेरठ में एक जगह है, वो है आलमगीरपुर की बात करते हैं। तो आलमगीरपुर की बात करते हैं साथियों, तो यह सभ्यता यहाँ तक भी फैली होती है। फिर उसके बाद पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में यदि आते हैं तो बलूचिस्तान की बात की जाती है। तो बलूचिस्तान में अगर आप देखते हैं, जो कि आपको मिलता है पाकिस्तान में साथियों, तो यहां तक यदि आप देखते हैं, अच्छा बलूचिस्तान के सुत कांगे डोर याद रखेंगे, सुत कांगे डोर। ठीक है, तो कई बार एक पूरा पूछ लेता है, सुत कांगे डोर याद रखेंगे। सुत कांगे डोर की बात करते हैं तो यह सभ्यता यहां तक फैली थी। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ए बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था, तो आप लोग याद रखेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। वही चीजें आप देखेंगे तो हमारी नोट्स में लिखा गया है। जैसा कि बात करते हैं कि उत्तर में कश्मीर के मांडा तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुत कांगे डोर तक, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक साथियों बात करते हैं। तो यहां तक यह सभ्यता फैली हुई थी साथियों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम देशों के हिसाब से देखते हैं कि कितने देशों तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी, तो भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो इन देशों तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी साथियों। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, कितने देशों में? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करते हैं। अच्छा, इस सभ्यता की जो लिपि रही है ना, वो भाव चित्रात्मक रही है, जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। भाव चित्रात्मक का मतलब ये हो जाता है कि हमारे मन में जो भी आया उसका हमने चित्र बना दिया। इस समय के जो लोग थे ना, उनके मन में जो भी बातें आती थी उसको चित्र बना देते थे। अब उनकी बातें हमारे समझ से परे रही, यानी कि हमारे इतिहासकारों को समझ में नहीं आखिर भैया ये बनाते क्या थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए उनके मन में क्या बातें थी। उसके बाद आइए हम बात करते हैं नगर नियोजन या अन्य विशेषताओं के बारे में, आइए जान लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन था। नियोजन का मतलब कह सकते हैं एक प्लानिंग के तहत यह सभ्यता बनी बसी हुई थी। यानी कि कह सकते हैं कि घर बहुत अच्छे से थे, नालियां बहुत अच्छे से थी, सड़कें बहुत अच्छे से बनाई गई थी, एक प्लानिंग के तहत। जैसे आज की बात करते हैं, आज हमारे शहर बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं आज हमारे जैसे शहर बने हुए हैं, वैसे ही अगर आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता भी बसी हुई थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसके नगरों को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? तो इसके सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। एक तो अगर आप देखते हैं, चलो पहले तो ये जान लेते हैं कौन कौन से दो नगर थे। देखिए, इस सभ्यता की बात करते हैं तो इसके जो नगर रहे हैं, नगर मतलब शहर, इसके शहर को दो भागों में बांटा गया था। एक तो अगर आप देखते हैं तो पश्चिमी टीला में बांटा गया था,
और दूसरा अगर आप देखते हैं तो पूर्वी टीला में बांटा गया था। ठीक है, तो पश्चिमी टीला की बात करते हैं, ये थोड़ा से ऊंचाई पर हुआ करता था, और अगर आप देखते हैं ये थोड़ा छोटा हुआ करता था। और यहाँ पर कौन रहा करता था साथियों, तो यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग, अर्थात कह सकते हैं पुरोहित वर्ग के लोग यहाँ रहा करते थे। ठीक है, पश्चिमी टीले की बात करते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं पूर्वी टीला की बात करते हैं, तो ये थोड़ा निचला स्थान था, यानी नीचे हुआ करता था, इसे निचला नगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे निचला नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन रहा करता था, जो काम करने वाले लोग रहा करते थे साथियों, वे लोग यहाँ पर रहा करते थे। छोटे मोटे उद्योग धंधे वाले जो लोग थे वो अगर आप देखते हैं तो पूर्वी टीला में रहा करते थे साथियों। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसके जो नगर रहे हैं सामान्यतः दो भागों में विभाजित हुआ करते थे साथियों। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं तो गुजरात का धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा एक ऐसा स्थान है साथियों जहां पर तीन एक तरह से भागों में बांटकर दिखाया गया है, यानी कि एक तरह से यहाँ के जो शहर रहे हैं वो तीन भागों में बांटा गया था साथियों, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता नगरों में, देखिए हड़प्पा सभ्यता नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर को बनाने का काम किया जाता था वो किस ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पक्की या कच्ची, तो आप लोग याद रखेंगे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में विकास प्रणाली, इसके नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता थी साथियों, मुख्य सड़कें चौड़ी हुआ करती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटा करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि चारों तरफ से कहीं ना कहीं एक तरह से रास्ते हुआ करते थे साथियों, मतलब बनाया करते थे। एक बार अगर देखते हैं तो इधर ऐसे सड़क हुआ करते थे, एक ऐसे सड़क हुआ करते थे, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, इस समकोण वाला चिन्ह है साथियों, 90-90 डिग्री की बात कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं बड़े प्लानिंग के तहत इस सभ्यता को बनाया गया था साथियों, और यहाँ पर जो मुख्य सड़कें हुआ करती थी वो चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों के बजाय गलियों की ओर खुला करते थे। देखिए ये लोग देखो कितना बढ़िया समझदार है, और हम लोग कैसे हैं, कितना ज्यादा और भी ज्यादा समझदार है। देखिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो घर हो बिल्कुल सड़क हाईवे के एकदम बगल हो, और हमारा रोड पर ही निकास होना चाहिए हमारा गेट, और ताकि हम घर से निकले तो देखें हमारे बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते थे। ये मुख्य सड़कों की तरफ कभी दरवाजे नहीं करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि धूल मिट्टी अंदर आएगी। दूसरी बात करते हैं बच्चे वगैरह खेलते रहेंगे, हो सकता है कि एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस हो जाए। और उस समय गाड़ियां नहीं थी, लेकिन बैलगाड़ियां ऐसे तमाम तरह की चीजें तो थी ही कहीं ना कहीं। ठीक है, केवल लोथल में ही घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। तो याद रखेंगे लोथल एक ऐसा स्थान है साथियों जो कि गुजरात में आपको मिलता है। यहाँ पर बताया जाता है, गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो घरों के दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क की ओर हुआ करते थे। मोहन जोदड़ो की बात करते हैं। मोहन जोदड़ो अगर आप देखते हैं तो एक स्थल है साथियों, और जिसकी खोज की गई थी, याद करिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। यहाँ से बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। बृहद स्नानागार का मतलब हो जाता है एक बहुत बड़ा तालाब मिला हुआ साथियों, जिसका प्रयोग ये लोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया करते थे। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो इसके बीच में ही एक स्नान कुंड हुआ करता था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो स्नानागार हुआ करता था ना, जो एक तालाब टाइप हुआ करता था, यहाँ कहाँ से पानी आता था, तो याद रखेंगे कुआं से पानी आता था। ठीक है, तो कई बार हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर ये बता दीजिए कि बृहद स्नानागार के साक्ष्य हमें मिलते तो हैं मोहनजोदड़ो से, लेकिन यहाँ से पानी कहाँ से आते थे, इसके मतलब एक तरह से इस तालाब में कह सकते हैं तो पानी आता था साथियों कुएं से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी लंबाई 11 मीटर थी। मतलब अगर आप देखते हैं तो इसकी जो लंबाई थी साथियों वो 11 मीटर हुआ करती थी। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 7 मीटर थी। ठीक है, और गहराई की बात करते हैं तो कम से कम 2.43 मीटर इसकी गहराई थी साथियों। मोहनजोदड़ो का अन्नागार संभवतः उस काल की सबसे बड़ी इमारत थी। तो याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी साथियों, अन्नागार। अन्नागार का मतलब हो जाता है एक तरह से अन्न रखने की जगह को अन्नागार कहा गया है साथियों, इस बात को याद रखेगा। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। देखिए भैया जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यानी कि कह सकते हैं इन लोगों के यहाँ अगर आप देखते हैं
तो जलों को निकालने का बहुत अच्छा साधन था, नालियां वगैरह ठीक ठाक बने थे। सड़कों के किनारे पक्की नालियों का विकास किया गया था और नालियां ढकी हुई हुआ करती थी। सोचिए एक बात, मैंने कहा था ना, जिस तरह के आज जीवन हम जी रहे हैं इससे अच्छा जीवन लोग जी कर जा चुके हैं। नालियां कितने सड़कों के किनारे हुआ करती थी, पक्की सड़क नालियां हुआ करती थी, और नालियों की बात करते हैं इन्हें ढक कर रखा जाता था। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, किस तरह से ये लोग एक तरह से जीवन जिया करते थे। आर्थिक मतलब कहते हैं एक तरह से कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम इनकी थी। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं काफी उन्नत थी। व्यापार था, कृषि था, पशुपालन इनका महत्वपूर्ण काम हुआ करता था। देखिए, एक व्यापार किया करते थे, कृषि किया करते थे और पशुपालन वगैरह भी किया करते थे। साथियों, गेहूं और जौ जैसे फसल इनकी प्रमुख हुआ करते थे। तो याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करते हैं तो उनकी मुख्य फसलें कौन सी हुआ करते थे? गेहूं और जौ की बात करते हैं। सबसे पहले कपास की कृषि करने का श्रेय, सबसे पहले कपास की कृषि करने का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों? तो इस सभ्यता को दिया जाता है। गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, बाजरा, चावल आदि भी इनकी प्रमुख फसलें हुआ करते थे। लोथल से फारस की मोहर और पत्तन के अवशेष तथा कालीबंगा से बेलनागार के भी मोहर प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, लोथल से फारस की मोहर मिली हुई है, ठीक है, और पत्तन के अवशेष, पत्तन का मतलब हो जाता है बंदरगाह। देखिए, लोथल जो था उस समय का ना एक बंदरगाह भी हुआ करता था, इस बात को भी याद रखेंगे। कालीबंगा आपको कहां पर मिलेगा? कालीबंगा आपको मिलेगा इस समय अगर आप देखते हैं तो राजस्थान में मिलेगा। यहां से अगर आप देखते हैं तो कालीबंगा से जुताई के भी साक्ष्य मिलते हैं, खेत की जुताई के भी साक्ष्य मिलते हैं साथियों, और यहां से बेलनाकार मोहर की साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल जो कि गुजरात में मिलता है, यहां से फारस की मोहर और पत्तन, यानी कि कह सकते हैं ये जो लोथल था एक बंदरगाह भी था साथियों, इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि बंदरगाह था साथियों। अब इनका सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता चलिए, वॉइस नहीं जा रही थी, मैं समझ गया था क्योंकि ट्रांसमीटर जो था वो डिस्चार्ज हो गया था। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो इस सभ्यता की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं काफी उन्नत थी। व्यापार, कृषि और पशुपालन की बात करते हैं, ये सब ये लोग काम किया करते थे, ठीक है, यह इनका महत्वपूर्ण स्थान था। गेहूं और जौ जैसे फसलें इनके मुख्य हुआ करते थे, यानी प्रमुख हुआ करते थे, और कपास की कृषि का श्रेय इन्हें जाता है। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था, ठीक है। लोथल से फारस की मोहर, और या लोथल एक बंदरगाह भी हुआ करता था साथियों। कालीबंगा की बात करते हैं जो कि राजस्थान में मिलता है, यहां से खेत की जुताई के साक्ष्य मिलते हैं और यह राजस्थान में मिलता है साथियों। कालीबंगा का अर्थ हो जाता है काले रंग की चूड़ियां। सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति इनकी कैसे थे? समाज को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। देखिए, समाज को कैसे डिवाइड किया गया था? जिसका जैसा काम था उसको उस भाग में रखा, यानी श्रेणी में रखा जाता था। जो विद्वान हुआ करते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था, जो व्यापारी और श्रमिक हुआ करते थे उन्हें शिल्पकार कहा जाता था,
तो इन्हीं भागों में इन्हें बांटा गया था साथियों। यह सभ्यता जो थी शांति प्रिय सभ्यता थी। देखिए यह सभ्यता जो थी शांति प्रिय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के एक तरह से हथियार औजार वगैरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे, अर्थात ये कह सकते हैं यहाँ के जो पुरुष रहे और महिला रहे साथियों, वो आभूषण वगैरह के काफी ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ पर शव का अंत्येष्टि संस्कार हुआ करता था 3 प्रकार से। शव मतलब जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे क्या कहा जाता है, शव। तो शव को 3 तरह से मतलब एक तरह से उनका संस्कार किया जाता था। एक पूर्ण समाधि की बात करते हैं। पूर्ण समाधि से तात्पर्य हो जाता है साथियों कि किसी व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो गई उसे पूरी तरीके से जमीन में दफना देना। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश में मुस्लिम वर्ग के लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ठीक। दूसरी बात करते हैं, आंशिक समाधिकरण का भी प्रावधान था। आंशिक समाधिकरण में यह होता था, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी ना, उसे जंगल में फेंक दिया जाता था और जीव जंतु क्या करते थे, उसके पूरी बॉडी को खा जाते थे। उसके कुछ अवशेष जो बच जाता था उसको ले आते थे वो लोग, और लेकर आकर क्या करते थे, उसे दफना देते थे साथियों। और दाह संस्कार की बात करते हैं, ये जो है एक तरह से पारसियों में इस तरह की व्यवस्था पहले थी, अब पता नहीं है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। दाह संस्कार की बात करते हैं साथियों, तो जैसे एक तरह से जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे जला दिया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो हिंदू धर्म में जलाने के साक्ष्य मिलते हैं साथियों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, शव का अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, पूरी तरीके से जमीन में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, जंगलों में फेंक दिया जाता था, पशु पक्षी खा जाते थे और बचे हुए अवशेष को दफनाया जाता था। और दाह संस्कार की बात करते हैं, सीधा जला दिया जाता था। इस बात को याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति पूजा का विशेष प्रावधान था या विशेष प्रचलन था, तो याद रखिएगा ये लोग नेचर को ज्यादा पूजा करते थे और हम लोग क्या करते हैं, नेचर को कम, पत्थर को ज्यादा पूजते हैं। वो भी नेचर में ही आएगा, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी सारी चीजें इधर उधर फेंकते हैं, हम कभी पेड़ पौधों को पानी नहीं देते। देखिए हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि पेड़ पौधों में 1 गिलास पानी नहीं डालते हैं, लेकिन एक तरह से पत्थरों में देखा जाए तो 1 गिलास नहीं 100 गिलास पानी डाल देते हैं। ठीक है, मेरा मानना ये नहीं है कि पत्थर पर पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि पत्थर की जहां पूजा होनी चाहिए वहीं पर पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह बहुत सारे लगा दिया जाना चाहिए। ठीक है, या उसका पानी कहीं ना कहीं एक तरह से किसी ऐसे जगह पर ले जाया जाना चाहिए, उसकी निकास कर देना चाहिए कि चाहे दूध हो पानी हो वो कम से कम पेड़ पौधे में पहुंचे, और इससे क्या हो कि एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को फायदा हो। आप सोचिए कि ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, ये कितने अच्छे थे और कितनी बेहतर काम करते थे, प्रकृति को बचाने का काम करते थे। आज हम प्रकृति को उजाड़ने का काम ज्यादा करते हैं, बचाने का काम नहीं करते हैं। ये देखिए जल पूजा, ये लोग जल की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, जो कि अभी तक हमारे देश में वृक्ष पूजा ज्यादा प्रचलित था, अब कम हो गया। सूर्य पूजा की बात करते हैं। पशु पूजा, पशुओं की भी ये लोग पूजा करते थे साथियों। अब आप समझ सकते हैं, मोहनजोदड़ो से पशुपति की पूजा का साक्ष्य मिला, तो याद रखेंगे पशुपति की बात करते हैं, उनका साक्ष्य मिलता है साथियों उनकी पूजा का मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का विशेष स्थान था। देखिए मातृ देवी का मतलब हो जाता है धरती की माता की बात करते हैं। इनकी ये लोग पूजा करते थे क्योंकि इनका मानना था कि यही हमें कहीं ना कहीं एक तरह से खाने पीने की वस्तुएं प्रदान करती हैं साथियों। इन्हें मातृ देवी के साथ साथ उर्वरा की देवी भी कहा गया है। एक स्त्री की बात करते हैं, एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि देखिए एक तरह से हमारी धरती माता जो है वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती हैं। मोहनजोदड़ो से नृत्यंगना की कांस की प्राथमी, यानी कि एक नर्तकी मतलब हो जाता है एक लड़की के साक्ष्य मिलते हैं जो कि नाचते हुए उसे दिखाया गया है। ठीक है, कमर पर ऐसे हाथ रखे हुए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोहरों मृदभांडों का प्रयोग भी ये करते थे, यानी इनका भी पर्याप्त विकास हुआ था साथियों। इस बात को याद रखिएगा। अब आप समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितना अच्छे तरीके से जीवन जिया करते थे, और हम लोग कितना अच्छे से तो जीते हैं, लेकिन हमारी टेंशन कम नहीं होती, हमारी दिन भर की टेंशन बढ़ी रहती है। हर रोज हम टेंशन भी जीते हैं, और यहाँ के लोग अच्छा जीवन भी जीते थे और काफी लंबे समय तक कह सकते हैं जीते भी थे, क्योंकि अच्छा खाना पीना और ज्यादा फालतू चक्कर में पड़ते नहीं थे। बस व्यापार करते थे, कृषि करते थे और पशुपालन वगैरह करते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे।
अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे काश सिंधु घाटी सभ्यता के समय में पैदा हुआ होता तो अच्छा रहता। आज कम से कम सी टेट, यूपी टेट, ये सब फालतू चक्कर में तो ना पड़ना पड़ता। 30 साल तो जीवन बिता देना पड़ता है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जब नौकरी मिलती भी है तो तब तक जीवन के शौक ही खत्म हो गए होते हैं। ठीक है, तब तक ये पता चलता है भैया इनको नहीं, इनको देखना है। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है अब आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की बात करते हैं। इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था साथियों। और कब किया था? 1921 में। और किस नदी के किनारे है साथियों हड़प्पा नामक स्थल? रवि नदी के किनारे। अभी वर्तमान में मांटगोबरी अर्थात पाकिस्तान में मिलेगा साथियों। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य और कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान मिलती है जिसका नाम R37 नाम दिया गया था। धोती पहने एक मूर्ति मिलती है, कांसे की का गाड़ी मिलती है साथियों, इस बात को याद रखेगा। तो हड़प्पा नामक स्थल की बात करते हैं तो यहाँ से इतने सारे साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा स्थल हो जाता है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था साथियों। और अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में इस समय आपको मिलेगा। यहाँ से 3 मुख वाले एक देवता जिन्हें पशुपति कहा गया है उनके साक्ष्य मिलते हैं। नर्तकी यानी डांस करते हुए एक लड़की की मूर्ति मिली हुई है। और विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार के साक्ष्य और सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुत कांगे डोर की बात करते हैं जिसकी खोज ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने किया था 1927 में। दासक रिवर के किनारे और बलूचिस्तान के पाकिस्तान में मिलेगा। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियां और राख से भरे बर्तन देखने को मिलते हैं साथियों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियां, राख से भरे बर्तन यहाँ देखने को मिलता है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल हमें कहां पर मिलता है साथियों? तो ये हमें मिलता है गुजरात की बात करते हैं और भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था 1957 में। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है। हाथी दांत का पैमाना, युग्म समाधान, एक साथ 2 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य और चावल के दाने के साक्ष्य और खिलौने के साक्ष्य अगर आप देखते हैं तो लोथल से मिलता है साथियों। तो आप सभी लोग ये भी याद रखेंगे। अब उसके बाद आलमगीर की बात करते हैं तो आलमगीरपुर हमें कहा मिलता है साथियों? उत्तर प्रदेश में मिलता है, हिंडन नदी के किनारे मिलता है। यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और कटोरे के टुकड़े मिलते हैं साथियों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो आलमगीरपुर कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में मिलेगा, हिंडन नदी के किनारे मिलेगा। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और कटोरे के टुकड़े मिलते हैं। फिर धौलावीरा की बात करते हैं साथियों। तो धौलावीरा की बात करते हैं तो BL ने इसे खोज किया था 1959 में एक तरह से। और इसकी खोज अगर आप देखते हैं तो ये R स्पिट्ज़मेन ने भी किया था। ये हमें गुजरात के कक्ष में मिलेगा साथियों। यहाँ से नागरिकों के उपयोग के लिए सबसे बड़ी अभिलेख, खेल का मैदान और पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति मिली है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं साथियों। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति मिली है। राखी गढ़ी की बात करते हैं तो राखी गढ़ी जो है साथियों अगर आप देखते हैं तो राखी गढ़ी हमें मिलता है कहां से? राखी गढ़ी हमें कहा मिलता है? तो हरियाणा में मिलता है साथियों। राखी गढ़ी हमें मिल रहा है हरियाणा की बात करते हैं। ठीक है, राखी गढ़ी हमें मिल रहा है साथियों हरियाणा। एक मिनट। चलिए राखी गढ़ी की बात करते हैं जिसकी खोज सूरज भान ने किया था। घग्गर नदी के किनारे और हरियाणा में यहाँ मिलेगा साथियों। यहाँ से चबूतरे पर बनी क्या लिख दिया? चबूतरा बना देखने को मिलता है। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं साक्ष्य मिलते हैं साथियों।
अग्नि वेदिकाओं का मतलब हो जाता है हवन कुंड कह सकते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम हवन करते हैं। बनावली जो कि एक तरह से हरियाणा में मिलेगा, सरस्वती नदी के किनारे, यहाँ से मिट्टी के बना हल का खिलौना मिला है और जौ के साक्ष्य मिलते हैं साथियों, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो हमने जान लिया साथियों किसके बारे में, हमने जान लिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आइए सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आइए सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इतिहास जानने के स्रोत हमने जाना, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने जाना सबसे, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने जाना प्रागैतिहासिक काल के बारे में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट कर लिया। अब आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई कि नहीं। अगर आप लोगों को मेरी बातें क्लियर हो गई हो, समझ में आ गई हो, तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं ना। चलिए दूसरा चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि दूसरा चैप्टर पढ़ लें आज की, रहने देते हैं रहने देते हैं 3 वीडियो, या एक बार सोचते हैं 2 मिनट, फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं। चलिए आइए अब हम दूसरे चैप्टर को भी देख लेते हैं। और देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या होता है, एक नई सभ्यता आती है और उस सभ्यता को कहा जाता है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहा जाता है, जिसका विकास शुरू होता है, या जो एक सभ्यता चलती है 1500 से लेकर 600 बीसी की बात करते हैं, इस समय तक यह सभ्यता रहती है। इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो ऋग वैदिक काल में और दूसरा अगर आप देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में बांटा जाता है। इस सभ्यता को आर्यों की सभ्यता भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इस सभ्यता को आर्यों की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो आर्य लोग भारत में आते हैं, मध्य एशिया से जो लोग भारत आते हैं उन्हें एक तरह से आर्य कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य सभ्यता किसे कहा गया है, तो आप वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक संस्कृति को कहा जाएगा। चलिए आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। देखिए ऋग वैदिक काल की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी माना जाता है। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, ऋग्वेद है। यानी कि आर्यों के बारे में अगर हमें जानकारी कलेक्ट करना है तो ऋग्वेद में हमें जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ऋग्वेद में इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं तो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है, तो याद रखेंगे भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है साथियों, और ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत में लिखा गया वेद है साथियों। और इसे एक तरह से अगर आप देखते हैं तो पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि इसका उच्चारण व श्रवण किया जाता है, ठीक है। श्रवण मतलब सुना जाता है। आर्यों का भारत में प्रारंभिक विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश तक था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, आर्यों का जो एक तरह से स्टार्टिंग विस्तार था भारत में सप्त सिंधु प्रदेश तक था, अर्थात कह सकते हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भाग आते थे। तो याद रखेंगे सप्त सिंधु के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक इनका विस्तार रहा है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को क्या कहा गया है, मुजवंत कहा गया है। देखिए वैसे हिमालय की चोटी को अगर आप देखते हैं तो एवरेस्ट कहा जाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, तो हिमालय की एक तरह से चोटी को कहा गया है एवरेस्ट कहा गया है, ठीक है। तो हिमालय की चोटी को क्या कहा गया साथियों, एवरेस्ट कहा गया है, ठीक है। और वैसे अगर आप देखते हैं
तो ऋग्वेद में उसे मुजवंत के नाम से जाना गया है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि मैंने बता ही दिया है। इसे कई नामों से जाना जाता है साथियों, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट साथियों, चलिए, जैसे नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया है? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना गया है, अर्थात आकाश या स्वर्ग का देवता कहा गया है। संस्कृत में इसे देवगिरी के नाम से जाना गया था, याद रखेंगे, हिमालय की चोटी को संस्कृत में देवगिरी के नाम से जाना गया है। तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा कहा गया है, अर्थात पर्वतों की रानी कहा गया। और चीनी लोग इसे क्यूमो लंगमा कहते हैं साथियों, तो चीनी लोग इसे क्यूमो लंगमा कहते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो ऋग वैदिक काल के बारे में हमने थोड़ा से जाना कि भैया इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 से लेकर 1000 बीसी माना जाता है, और इसमें आर्यों के बारे में इतिहास की जानकारी मिलती है। और आर्यों को जानने के बारे में मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है, जो संस्कृत में लिखा गया वेद है, जिसका उच्चारण किया जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है साथियों। और आर्यों में अगर आप देखते हैं तो आर्यों की प्रारंभिक विस्तार कहां तक था? सप्त संध्य प्रदेश तक था। और सप्त संध्य प्रदेश के अंतर्गत भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में हिमालय की चोटी की जानकारी दी गई है। जो हिमालय की चोटी है साथियों, उसे एवरेस्ट कहा गया है, लेकिन ऋग्वेद में उसे मुजवंत के नाम से जाना गया है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा गया है, संस्कृत में इसे देवगिरी कहा गया है, तिब्बती में इसे चोमो लुंगमा कहा गया है, और चीन के लोग इसे क्या कहते हैं? क्यूमो लंगमा कहते हैं साथियों। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आइए हम जानते हैं कि ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो इस काल में समाज कैसा था। देखिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ना, मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक से तात्पर्य हो जाता है कि माता ही घर की मुखिया हुआ करती थी। और इस समय अगर आप देखते हैं, इस समय का जो समाज का स्वरूप होता है पितृ सत्तात्मक होता है। जैसे वो अभी वाली व्यवस्था है, पिता ही घर का मुखिया होता है साथियों, ठीक है। सामाजिक संगठन था साथियों, आधार जो हुआ करता था सामाजिक संगठन का, गोत्र हुआ करता था। याद रखेंगे, समाज का स्वरूप पितृ सत्तात्मक, और सामाजिक संगठन का आधार मतलब समाज की संरचना, समाज कैसे बनता था? तो गोत्र के आधार पर बनता था। समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, अर्थात ये कह सकते हैं ज्वाइंट फैमिली के बारे में जानकारी दी जाती है। इस तरह के प्रचलन थी चीजें। लेकिन बाल विवाह का कहीं से लेकर कहीं तक कोई उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था साथियों, बताया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी जाती है, और इस समय जाति व्यवस्था कठोरता स्थापित नहीं थी, और बल्कि अगर आप देखते हैं तो काम के आधार पर थी। मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस समय क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के आधार पर बटी हुई थी। जिसका जैसा काम था उसे वैसा माना जाता था। अगर कोई पढ़ने लिखवाने वाला था तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। अगर कोई युद्ध कौशल में ठीक ठाक था तो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। जिसका मन व्यापार में लगता था उसे से वैश्य कहा जाता था, और जिसका काम दूसरों की सेवा का होता था उसे शूद्र कहा जाता था साथियों। इस समय अगर आप देखते हैं तो जाति व्यवस्था या कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो कठोरता के रूप में कठोरता स्थापित नहीं थी जाति व्यवस्था में। समाज में दास प्रथा का लेकिन प्रचलन था। दास का मतलब हो जाता है किसी को गुलाम बना लेना, तो गुलाम बनाने की प्रथा का कहीं ना कहीं प्रचलन था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक हमारी बात हो गई दास प्रथा। राजनीतिक स्वरूप से कबीलियाई स्वरूप का समाज था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था साथियों। तो आर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आप देखते हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करते थे, कुल के बाद ग्राम हुआ करता था, ग्राम के बाद विश्व हुआ करता था, विश्व के बाद जन और राष्ट्र हुआ करता था साथियों। अब जैसे कि बात करते हैं, अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि एक तरह से कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलपति कहा जाता था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कुल के मुखिया को कुलपति कहा जाता था, और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, और विश्व के मुखिया को विस्पति कहा जाता था।
और जन या राष्ट्र के प्रधान को क्या कहा जाता था साथियों? तो राजा कहा जाता था। इस बात को याद रखिएगा। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बटी थी। जैसे कि सबसे पहले कुल, जिसका मुखिया कुलपति, ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामणी, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 20 का मुखिया कौन हुआ करता था? विस्पति। जन और राष्ट्र का मुखिया कौन हुआ करता था? राजन हुआ करता था, या कह सकते हैं जन हुआ करता था, जिसका प्रधान राजा हुआ करता था। और फिर राष्ट्र की बात करते हैं, जो कि पूरे देश की बात की जाती है। ऋग वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो जो देवता हुआ करते थे साथियों, इंद्र हुआ करते थे। तो इस समय के प्रमुख देवता के तौर पर कौन थे? इंद्र हुआ करते थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि थे। यानी कि इंद्र के बाद अगर कोई देवता थे साथियों तो वो इंद्र हुआ करते थे। और ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करते हैं तो ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित था साथियों। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करते हैं, इसमें सोम देवता के लिए समर्पित था। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। तो याद रखेंगे, गायत्री मंत्र के बारे में जो जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलती है। और गायत्री मंत्र तो आप जानते ही हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो 3 महत्वपूर्ण संस्था हुआ करते थे। एक सभा की बात करते हैं, दूसरा समिति की बात करते हैं, और तीसरा विदक की बात करते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता आती है, और उस सभ्यता को कहा गया वैदिक सभ्यता कहा गया, या वैदिक संस्कृति कहा गया, जिसको 2 भागों में बांटा गया। एक ऋग वैदिक काल में, दूसरा उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो इसमें आर्यों के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, वो कहां से दी जाती है? ऋग्वेद से दी जाती है। और ऋग्वेद के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी हासिल किया। आर्यों का भारत में प्रारंभिक विस्तार कहां तक था? सप्त संध्य प्रदेश तक था। ऋग्वेद में हिमालय को किन किन नामों से जाना गया है साथियों, ये सारी बातें हमने जान लिया। और ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो इस काल में समाज कैसा था? समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था साथियों। और सामाजिक संगठन का आधार गोत्र हुआ करता था। गोत्र के आधार पर समाज का निर्माण किया जाता था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में जानकारी दी जाती है। और जाति व्यवस्था इतनी कठोरता से स्थापित नहीं हुई थी साथियों, बस वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर थी। लेकिन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था साथियों। और अगर आप देखते हैं तो इनका जो राजनीतिक स्वरूप था वो काबिलियाई समाज का स्वरूप था, जिसमें आर्यों के प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया था। कुल और ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र की बात करते हैं, इनके मुखिया को हमने जाना। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र, उसके बाद अगर आप देखते हैं जिन्हें पुरंदर कहा गया, फिर उसके बाद अग्नि, फिर सोम देवता की बात करते हैं। ये सारे देवता एक तरह से ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद के 3रे मंडल में अगर आप देखते हैं तो गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में। देखिए, इस काल में 3 महत्वपूर्ण संस्था थी, सभा, समिति, विदक की बात करते हैं। सभा और समिति वैदिक युग की राजनीतिक संस्थाएं हुआ करते थे साथियों। सभा को उच्च सदन कहा जाता था। जैसे आज अगर आप देखते हैं, ये जो सभा है ना, इसे उच्च सदन कहा जाता है। जैसे आज अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में राज्यसभा है। जैसे संसद की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, संसद का गठन कैसे होता है? संसद का गठन होता है लोकसभा से। कैसे होता है? लोकसभा से। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा से संसद का गठन होता है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो संसद का गठन 3 से होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात करते हैं। और जिसमें से अगर आप देखते हैं तो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, आज अगर देखा जाए। और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन की बात करते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और उस समय अगर आप देखते हैं तो जो सभा हुआ करती थी उसे उच्च सदन कहा जाता था, यानी कि आज के राज्यसभा के समान, आज के राज्यसभा के समान एक तरह से उस समय सभा हुआ करती थी साथियों। इस बात को याद रखेगा। सभा में समाज के बुद्धिमान और अनुभवी लोग शामिल हुआ करते थे। देखिए, सभा में वे लोग हुआ करते थे जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे और बुद्धिमान हुआ करते थे। और सभा के सदस्यों को सभे या सभासद कहा जाता था।
तो सभा के सदस्यों की बात करते हैं, जैसे आज राज्यसभा के सदस्य को कहा जाता है एमपी, यानी कि सांसद कहा जाता है, और उस समय उन्हें क्या कहा जाता था, सभे या सभासद कहा जाता था। और राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति, देखिए आज भी राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। और उस समय की बात करते हैं साथियों, तो उस समय भी राज्यसभा के सभा अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को पितर भी कहा जाता था, तो याद रखेंगे सभा के सदस्यों को पितर के नाम से भी जाना जाता था, जिससे पता चलता है कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग हुआ करते थे। तो साथियों जैसा की बात करते हैं, हमने सभा के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल कर लिया। चलिए अब हम समिति के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए समिति की बात करते हैं तो यहाँ आम लोगों की संस्था हुआ करते थे, यानी कि कह सकते हैं इसमें जनरल, जैसे हम लोग कह सकते हैं, उसमें शामिल हुआ करते रहे होंगे, ठीक है। और समिति में सभी नागरिक सदस्य हुआ करते थे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो उस समय के ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां के जितने जो नगर, जो मतलब गांव था साथियों, वो अगर आप देखते हैं तो उसके सारे सदस्य, इसके सारे व्यक्ति इसके सदस्य हुआ करते थे, उन्हें नागरिक सदस्य कहा जाता था। देखिए समिति में आम विषयों पर चर्चा हुआ करती थी, जैसे आज कह सकते हैं इसे लोकसभा, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इसे लोकसभा कह सकते हैं। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था साथियों, और शुरू में समिति में महिलाएं भी आती थी और ऋक नामक गान भी किया करती थी साथियों। तो ऋक नामक अगर आप देखते हैं तो ये महिलाएं गान किया करती थी। उस समय के अगर आप देखते हैं तो सभा को आज के राज्यसभा के समान माना गया। इस समय के लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के समान कह सकते हैं एक तरह से समिति। वैसे हम लोग लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के हमारे प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, उसे निम्न सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे आज अगर आप देखते हैं तो लोकसभा के मुखिया को अध्यक्ष कहा जाता है, या अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। उस समय समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था साथियों, ईशान कहा जाता था। देखिए ये जो समिति हुआ करती थी ना, वो अगर देखा जाए तो ज्यादातर राजा चुनने का काम करती थी साथियों। जैसे आज हमारे लोकसभा में सारे सदस्य मिलकर क्या कर देते हैं, एक तरह से प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वैसे ही अगर आप देखते हैं साथियों कहीं ना कहीं समिति का भी इसी तरह से रहा है, ठीक है। वैसे इसके प्रोसीजर लोकसभा का थोड़ा अलग है, लेकिन कुल मिलाकर एक कह सकते हैं कि लोकसभा का जो प्रधान है एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं, ठीक है। अभी ये समझने के लिए है, बाकी लोकसभा का प्रोविजन अलग है, नहीं कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं तो वो फिर डिस्टर्ब कर देते हैं कमेंट लिखकर, इस तरह से आपने कैसे बोल दिया, ठीक है। ये फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए वैसे हैं। चलिए बात करते हैं विदव की बात करते हैं। विदव आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था हुआ करते थे। जो विदव हुआ करती थी ना, ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था हुआ करते थे। विदव एक जनजातीय सभा थी साथियों, ठीक है। विदव में धर्म और युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए जाते थे, तो इस बात को याद रखिएगा। इसमें एक तरह से देखा जाए तो युद्ध और धर्म से संबंधित सारे डिसीजन लिए जाते थे। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं साथियों तो ऋग वैदिक काल के बारे में हमने जाना कि ऋग वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी, सभा, समिति और विदव की बात करते हैं। सभा के बारे में हमने जाना, समिति के बारे में हमने अच्छे समझा, और विदव के बारे में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बताइए क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई कि नहीं। अगर आप लोगों को मेरी बातें सारी क्लियर हो गई हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और बताइए कि यस सर आपने जितनी भी बातें हमें समझाई हैं वो सारी बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो एक बार अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा देखो वीडियो देखना तो पूरी देखना, नहीं तो मत देखना, क्योंकि भला होगा तभी जब पूरा देखेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1000 से 600 BC की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल के साहित्य स्रोत सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, अरंडक से और उपनिषदों से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल की में अगर आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरंडक से और उपनिषदों से जानकारी मिलती है। कुरु, पंचाल और काशी उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद हुआ करते थे। देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले जन मतलब लोग बसा करते थे, वही जनपद से आगे चलकर एक जनपद में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग रहने लगते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं प्रमुख जनपद में कुरु, पंचाल और काशी इस समय के प्रमुख जनपद हुआ करते थे।
उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार करवाया जाता था। अगर किसी स्त्री को शिक्षा ग्रहण करना है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे उपनयन संस्कार करवाना पड़ता था, अर्थात जनेऊ धारण करवाना पड़ता था या जनेऊ धारण करना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो था प्रथा वो ऋग वैदिक काल में थी, उत्तर वैदिक काल में ये प्रथा बंद हो गई साथियों। ठीक है, फिर भी सतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्री आदि विदुषी स्त्रियों के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात कह सकते हैं पढ़ी लिखी महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय अगर आप देखते हैं तो स्त्रियों का पैतृक अधिकार समाप्त हो जाता है साथियों। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में जनतंत्रों का विकास होने लगा। देखिए, पहले राजा एक तरह से समिति के माध्यम से चुनकर जाता था। अब राजा एक तरह से कह सकते हैं वो किसी के माध्यम से नहीं चुना जाएगा साथियों। वो अगर आप देखते हैं तो राजा जो बनेगा वही व्यक्ति बनेगा जो शक्तिशाली होगा, जो एक तरह से यज्ञ हवन करेगा। ठीक है, या राजा का पद वंशानुगत हो जाता है इस समय। तो राजा की शक्ति बढ़ने से सभा, समिति, गण, विधव इन सब की शक्ति कम हो जाती है। इस समय राजा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उस समय जनता ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, राजा तो कम हुआ करता था। इस काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि का महत्व बढ़ गया। देखिए, ऋग वैदिक काल में अगर आप देखते हैं उस काल में ज्यादातर मुख्य लोगों का व्यवसाय था वो या काम था साथियों, वो था कृषि। लेकिन इस समय की बात करते हैं तो इस समय इनका मुख्य व्यवसाय हो जाता है पशुपालन। ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और ऋग वैदिक काल में कृषि कार्य था साथियों। सतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रिया के बारे में लेकिन उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब हो जाता है वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो आप मुझे गेहूं दे दीजिए, मैं आपको चावल दे देता हूं। और इस प्रणाली को कहा गया तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। निष्क और शतमान आदि माप जैसे इकाइयां हुआ करती थी, मेजरमेंट का काम करते थे। ऋग अथर्ववेद में पहली बार चांदी के बारे में जानकारी मिलती है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद में चांदी की भी जानकारी मिलती है पहली बार में। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड अर्थात एक तरह से मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं साथियों, इस बात को भी याद रखिएगा। तो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, इस काल में अगर आप देखते हैं तो 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। एक तो पहली बात करते हैं लाल मृद भांड हुआ करता था, काला मृद भांड हुआ करता था, लाल व काले हुआ करते थे, और चित्रित यानी कि चित्र बने हुए कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छे तरीके से मृद भांड के साक्ष्य मिलते हैं, ये याद रखेंगे। वैदिक साहित्य की बात करते हैं, वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यथुर्वेद है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन और एक तरह से सबसे बड़ा वेद माना जाता है, और सामवेद से संगीत का उद्भव होता है। याद रखेंगे, जो हमारे सारे गामा वाला सप्त स्वर है ना, वो हम कहां से एक तरह से कलेक्ट करते हैं, वो सामवेद से कलेक्ट करते हैं साथियों, क्योंकि सामवेद से ही इसको हम लेते हैं। वेदों को सही अर्थ में समझने के लिए किसकी रचना की गई है साथियों? वेदांगों की रचना की गई है। और कुल वेदांग कितने हैं? 6 हैं, याद कर सकते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष की बात करते हैं, ये सारे अगर आप देखते हैं तो कुल 6 वेदांग है साथियों। उपनिषदों में दार्शनिक तथा व्यवहारिक तथ्यों पर बल दिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। याद कर लीजिए, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। और अगर आप देखते हैं तो सत्यमेव जयते, जो कि हमने कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, जिसको हमने कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे यार सर जी कब तक पढ़ाएंगे आप, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन जब लाइव रहता हूं तो लाइव वाले कंफ्यूज रहते हैं, और जो बाद में देखते हैं तो उन्हें तो पता है भैया 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास है, तो इसे तो देखना ही पड़ेगा। देखिए, वेद तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ाने वाले आचार्य को उपाध्याय कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि वेद तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ाने वाले आचार्य को उपाध्याय कहा जाता था, भूलिएगा नहीं। देखिए, अब जैसे कि बात करते हैं इस वेद के प्रमुख दर्शन और मतलब ऋग्वैदिक काल के प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक की बात करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे हैं? कपिल, जिन्हें जो कि सांख्यिका की भी माने जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं योग दर्शन के, पतंजलि की बात करते हैं जिन्होंने योग शास्त्र की रचना किया है।
न्याय की बात करते हैं तो गौतम की बात करते हैं, न्याय सूत्र की रचना किया है। वैशेषिक की बात करते हैं, कणाद या उलूक की बात करते हैं। पूर्व मीमांसा की बात करते हैं, इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, जैमिनी। उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो बादरायण, जो कि ब्रह्म सूत्र में आता है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल के बाद शुरू हो जाता है 16 महाजनपदों का टाइम पीरियड साथियों, यानी कि धीरे धीरे एक तरह से देखें, आप सोचिए, एक बार सिंधु घाटी सभ्यता होती है और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता आती है। उस सभ्यता में लोग पहले धीरे धीरे रहना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जनपद मतलब छोटे छोटे जनपद बनाने लगते हैं, और फिर यही जनपद आगे चलकर अगर आप देखते हैं तो महाजनपद में तब्दील हो जाते हैं। अब राजा का उत्तर वैदिक काल में आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया था कि राजा का महत्व ज्यादा हो जाता है। अब राजा क्या करेगा, एक तरह से अपने राज्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा साथियों। तो प्रारंभिक राज्य को उदय, आइए जान लेते हैं महाजनपद काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गई आगे चलकर। अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी साथियों, और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। तो याद रखेंगे, कई ऐसे राजधानियां थी जिन्हें किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थरों की ऊंचे ऊंचे कहीं ना कहीं दीवारें बनाई गई थी साथियों। तो इस बात को भी याद रखेगा। राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए राजाओं ने इन किलों का निर्माण किया था साथियों। तो ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था इस बार नहीं, पिछले के शायद पिछले बार था, हाँ ठीक है, 2023 में पूछा गया था कि आखिर राजा राजधानियां क्यों बनाते थे, ठीक है, राजधानियों की किलेबंदी क्यों की जाती थी। तो याद रखिएगा, राजा अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी वगैरह करते थे। जबकि कुछ राजा राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर देते थे और बताते थे कि देखो भैया, हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तुम हम पर आक्रमण ना ही करो तो ठीक है, अगर करोगे तो तुम्हारा ही जीवन बर्बाद होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल की बात करते हैं, एक गणतंत्र हुआ करते थे, और सभी अगर आप देखते हैं तो सभी राजतंत्र थे, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर राजा का चुनाव कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा किया गया होगा साथियों, और यहाँ पर राजा का पद वंशानुगत हो गया होगा। राजतंत्र था साथियों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल किलेबंदी बनवाने और बड़ी सेना रखने के लिए प्रचुर साधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए महाजनपदों के राजा नियमित रूप से कर वसूला करते थे। महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। तो याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले ही 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, याद रखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है साथियों, और जैन धर्म का भगवती सूत्र की बात करते हैं, ठीक है, इसमें एक तरह से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये वाला प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि हमें ये बता दीजिए बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ था जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ था जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का भगवती सूत्र की बात करते हैं। ये 16 महाजनपद है महोदय, ठीक है, इनको आप लोग देख डालिएगा एक बार सबको। देखो, महाजनपद उसकी राजधानी, महाजनपद राजधानी याद करना है, बाकी कुछ नहीं। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ये मिलान करने के लिए दिया जाता है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, कम से कम ये सब तो आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा, पीडीएफ तो मिलेगी ही आगे चलकर, ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, ये रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 16 महाजनपदों में से मगध की बात करते हैं। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनता है साथियों। तो 16 महाजनपदों में और एक मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और 16 महाजनपदों में ही एक अस्मक, एक ऐसा महाजनपद था साथियों जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, दो प्रश्न। पहला प्रश्न है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो याद रखेंगे मगध। और एक और कौन सा जनपद था जो दक्षिण में था साथियों, वो था, याद रखेंगे, अस्मक की बात करते हैं। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य वैशाली का निक्षेपी था साथियों, इस बात को भी याद रखेगा। इस काल के 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, कोसल, मगध, वत्स और अवंती हुआ करते थे। और विद्वानों के मनीषियों मतलब विद्वानों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है साथियों। गंधार और कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा गया, वार्ता शस्त्रोप जीविता कहा गया साथियों, इस बात को भी याद रखिएगा।
ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, मगध साम्राज्य स्थापित होने के पहले राजा का चयन लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन मगध साम्राज्य की उत्पत्ति के साथ ही यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अर्थात खत्म हो गई। अब राजा का चयन वंशानुगत हो गया, अर्थात कह सकते हैं राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा का बेटा अब राजा बनेगा भैया। ठीक है, राज्य की आय में वृद्धि होने के साथ ही राजा का पद और शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि राजा टैक्स वसूलेगा, राजा के पास राजधानियां होंगी, अब राजा हर तरह से कहीं ना कहीं पावरफुल होगा। इस समय से राजा की विस्तारवादी नीति शुरू हो जाती है साथियों, अर्थात अब राजा क्या करेगा, कहीं ना कहीं दूसरे से लड़ेगा और जीतेगा और अपने राज्य में मिलाएगा, अपने राज्य को बड़ा करेगा। भारतीय इतिहास में प्रारंभिक राज निर्माता के रूप में मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि मगध साम्राज्य में बहुत सारे राजा होते हैं साथियों, जैसे हर्यक वंश के राजा आते हैं, शिशु वंश के राजा आते हैं और नंद वंश के राजा आते हैं साथियों, ये मगध साम्राज्य में ही आते हैं। इन वंशों से संबंधित राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार विभिन्न तरीकों से किया, किसी ने युद्ध के माध्यम से किया तो किसी ने यज्ञ के माध्यम से और किसी ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आगे आने वाले वंश के शासकों ने इस प्रक्रिया को मजबूत और आधार प्रदान किया था साथियों। ठीक है, मगध साम्राज्य की बात करते हैं, सबसे शक्तिशाली जनपद था साथियों, और इसमें अनेक प्रकार की नीतियों को अपनाकर, देखिए मगध साम्राज्य में अगर आप देखते हैं तो अनेक प्रकार की नीतियों को अपनाकर भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जाता है। मगध की सफलता के क्या कारण थे, क्यों मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बना था, ये जान लेते हैं। तो मगध क्यों सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लौह खनिज के भंडार पाए जाते हैं। मगध के दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र सामरिक रूप से एक तरह से महत्वपूर्ण थे। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था साथियों। पाटलिपुत्र से सभी दिशाओं से संचार यातायात संबंध किए जा सकते थे, क्योंकि चारों ओर से नदियों से घिरा था साथियों, इसलिए मगध सबसे शक्तिशाली बनता है। मगध पहला महाजनपद था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का इस्तेमाल किया था। नंद वंश के शासकों की सेना में 6000 सैनिक थे साथियों, और मगध का साम्राज्य रोढ़ी विरोधी था साथियों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में, जो कि हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कल पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, अब इसी तरह से, ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हर्यक वंश से मगध साम्राज्य का शासक, मगध साम्राज्य के शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे और वो कल पढ़ेंगे साथियों, यानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग हमें बताते हैं कि हाँ सर आपने जितना भी पढ़ाया हमें अच्छे समझ में आया, और आप इस क्लास को पूरी बना दीजिए, मतलब पूरा एशियंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास में कंप्लीट कर दीजिए। इसी तरह से मीडियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दीजिएगा, जिससे हमारा जीवन थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन को सरल करने के लिए हर संभव मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे सर ने वादा तो बहुत कुछ किया था लेकिन गायब हो गए हैं। मैं गायब नहीं हूँ, बस ये है कि थोड़ा 2-4 दिनों में अभी छुट्टी पर हूँ। ठीक है, अभी अपने होम टाउन जा रहा हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास अभी उसका टाइम टेबल नहीं शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप देखेंगे तो 1 मार्च से हमारी क्लासेस जबरदस्त प्रारंभ होंगी और फिर लगातार चलेंगी, फिर रुकने वाली नहीं है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जितने भी छात्र पूरा 2 घंटे हमारे साथ जुड़े रहे, उन सभी छात्रों को तहे दिल से मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छा, उनके जज्बा और जुनून को हमेशा याद रखा जाएगा।